गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 आरबीसी क्लास 9 का पार्ट 3, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक विधि के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियोस आपके पास में पहुंच पाएँ और आप उनका जो है बेनिफिट आप लोग ले पाएँ। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? वैज्ञानिक विधि। तो हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को हम लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही जो है क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वैज्ञानिक विधि कहलाती है। और इसके कुछ निम्नलिखित पद हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहला आता है समस्या की पहचान करना, कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है उसके बारे में सोचना। सेकेंड आता है हमारा परिकल्पना करना, और थर्ड है हमारा परीक्षण योग्य परिकल्पना को बनाना, कि हमें जो है टेस्ट करके उसके बारे में जो परिकल्पना है उसके बारे में हम लोग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इकट्ठे करें। फिर हम लोगों को क्या करना है? आंकड़े एकत्रित करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, परिणाम यानी रिजल्ट निकालना, वापस से पुनः परीक्षण करना, और सिद्धांत का सामान्यीकरण करना, कि जो सिद्धांत है जो हमने प्रिंसिपल काम में लिया है वो नॉर्मली वो क्या काम आएगा, कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी हमें लेनी होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान खोजना जिसको कोई भी व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में पुनः परीक्षण कर सके, और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समाज एवं प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विषयों के विज्ञान शब्द जोड़ा गया है, जिनमें जैसे कि सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान इत्यादि। तो अब स्टूडेंट्स हमारा इसमें जो टॉपिक आता है वो क्या है स्टूडेंट? हमारा भारत में विज्ञान की जो परंपरा रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऐसे प्रमाण मिले हैं स्टूडेंट्स की 3000 ईसा पूर्व भी इस उपमहाद्वीप में विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से पता चलता है कि ये शहर सुनियोजित थे, और वहाँ जल आपूर्ति, जल मल निकास की प्रणालियाँ बहुत विकसित थी, और खेती बाड़ी, ईंट का निर्माण, उद्योग व दस्तकारी में उनकी कुशलता बड़े उच्च स्तर की थी। उनके कपड़े रुई के बने होते थे। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के ऐसे प्रमाण हैं जिसमें आर्यों की अनेक मनोवृत्तियां जो थी वो कैसी थी? वैज्ञानिक थी स्टूडेंट्स। तो ऐसा समझा जाता है कि ब्रह्मांड का नियंत्रण एक प्राकृतिक नियम द्वारा होता था, और प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न में विशेष रूप से निर्मित मंदिरों में किए जाते थे। यानी कोई भी जो धार्मिक जो कार्य किए जाते थे अच्छे, वो कहाँ किए जाते थे? मंदिरों में किए जाते थे। और इस तरह से वे दक्ष खगोल विज्ञानी यानी ज्योतिष एवं गणित और ज्यामिति के बहुत ही बड़े ज्ञाता होते थे। उनके पंचांग का आधार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियां होती थी। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था और महीने के नाम उनके आधार पर रखे थे। ऋतुओं के परिवर्तन से, अति सूक्ष्म जीवाणुओं और आनुवांशिक कारणों से बीमारी होती है का सिद्धांत स्वीकार किया गया, और निदान और उपचार की आयुर्वेदिक पद्धति प्रचलित है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा की प्रणाली अत्यंत विकसित थी। बाद में अरबवासियों और यूनानियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र में भारतीय दवाइयों की भी काफ़ी मांग थी। 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हो गया, और इससे पूर्व केवल 7 तत्वों का ही हमें ज्ञान था। हमें उनके बारे में पता था। जो कौन से तत्व थे स्टूडेंट यहाँ पे? स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा, टीन, सीसा और पारद यानी कि पारा, जो कि थर्मामीटर में भरा होता है। इन सभी धातुओं का उल्लेख प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद भी सम्मिलित हैं। वेदों की प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है, और अतः हम भारत में रसायन शास्त्र का प्रारंभ ईसा से हजारों वर्ष पूर्व कह सकते हैं। और पुरातात्विक प्रमाण में लोहा, तांबा, रजत, सीसा आदि धातुओं की शुद्धता 95% से 99% तक पाई गई, एवं पीतल, तांबा जैसी मिश्र धातुएं पाई गई, जो इस बात की परिचायक है कि भारत में उच्च कोटि के धातुकर्म की प्राचीन परंपरा रही है स्टूडेंट्स। तो ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा, वाराणसी एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत विख्यात थे, और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। और सुश्रुत ने 26वीं शताब्दी से पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत।
इनकी सुश्रुत संहिता का अरबी के अनुवाद में अनुवाद किया गया और विज्ञान शासुन ए हिंदी और किताबे सुसरद जो है वो लिखी इन्होंने। और 20वीं शताब्दी पहले चरक ने चरक संहिता में कहा, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझ सकता तो बीमारी कैसे ठीक कर सकता है, और उसे सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना यानी एनालाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और जो रोगी को प्रभावित करते हैं और फिर उसका इलाज करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचा जाए न कि इलाज किया जाए। ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, और ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि ने बताया कि मनुष्य के शरीर में नाड़ियां और ऐसे केंद्र हैं जिन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट, चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता है। और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार नामक कुल 8 चक्र होते हैं, और इन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए 8 चक्रण या स्थितियां दी है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भावना और समाधि यह आखिरी चक्रण के सबसे कठिन है। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें, यम का मतलब क्या होता है? सार्वजनीन नैतिक धर्मादेश। नियम की बात करें तो अनुशासन से अपने को शुद्ध करने का तरीका। आसन या प्राणायाम की बात करें तो सांसों पर नियंत्रण। प्रत्याहार की अगर मैं बात करूं तो मन को बाहरी चीज़ों से हटाना। धारणा की बात करें तो सकेंद्रण। भावना मनन या चिंतन। समाधि अति चेतन स्थिति। तो ये हमारे क्या है, आखिरी चरण ही जो है सबसे कठिन है, और इससे व्यक्ति ऊर्जावान, आत्मनियंत्रित एवं क्षमताओं से परिपूर्ण अनुभव करता है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट इसके अंदर, कि जिसमें विज्ञान के विकास में भारत का क्या योगदान है ना। तो आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पृथ्वी गोल है, यानी कि पृथ्वी का जो शेप है वो बताने वाले कौन थे? सबसे पहले भारतीय थे, जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी उन्होंने हमें बताया। ब्रह्मगुप्त एक वह गणितज्ञ था जिसने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बनाए। इन्हें भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी। इन्होंने गणित की 2 विभिन्न शाखाएं बताई, बीजगणित व गणित। संसार को नए विकिरण देने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की इस खोज को रमन इफेक्ट कहा गया, और 28 फरवरी 1930 को इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन इफेक्ट वह अद्भुत प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है स्टूडेंट, जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, यानी किसी मीडिया में से, अगर पारदर्शी मीडिया में से अगर निकलेगा तब हमें उसमें उसके बारे में पता चलता है। और यह माध्यम ठोस, द्रव तथा गैसीय कुछ भी हो सकता है। लेजर के आविष्कार के पश्चात उसकी शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ है। और होमी जहांगीर भाभा ने नया कण मैसोन खोज निकाला स्टूडेंट्स, और इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, सीरस व जर्लिना नामक 3 परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना की गई। पहले भारतीय खगोलज्ञ M.K. वेणु बप्पू के नाम से एक पुच्छल तारा का नाम बप्पू बॉर्क न्यूकर्क नाम जो है रखा गया। और जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की। और भारत में केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज कर डाली, और उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को बहुत ख्याति मिली। तो स्टूडेंट ये हमारे टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो आप इसे ध्यान से सुने। और स्टूडेंट्स आपको एक काम ये करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने मैक्सिमम आप जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप बना करके और हम लोगों को कमेंट करेंगे, जिससे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो हम लोगों को पता चल पाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना